नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। गोरखपुर में हुए हमले में जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने आतंक फैलाने के लिए मुर्तजा के पूरे प्लान को डिकोड कर लिया है। अरबी भाषा में कैद है मुर्तजा के आतंक का पूरा मास्टर प्लान, और अब एजेंसियां इन शब्दों के जरिए आतंक के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई हैं। बगदादी के बटालियन की प्लानिंग का हुआ पर्दाफाश। आतंकी साजिश वाले अरबी के 7 कोड हुए डिकोड। एटीएस ने मुर्तजा के आतंकी स्क्रिप्ट के 7 अरबी कोड को डिकोड कर साजिश का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने मुर्तजा के घर से बरामद अरबी भाषा की किताब के रहस्य को सुलझा लिया है। एटीएस के जांच में खुलासा हुआ है कि मुर्तजा आतंकियों से अरबी में बात करता था। इतना ही नहीं, मुर्तजा ने किताब में कुछ खास शब्दों को हाईलाइट करके भी रखा था। जांच एजेंसियों ने काफी मशक्कत के बाद उन 7 शब्दों के रहस्य से पर्दा उठा दिया है, जिसके इर्द गिर्द आतंक की पूरी प्लानिंग की गई थी। पहला शब्द रहलत तैरान। अरबी भाषा के इस शब्द का मतलब होता है विमान। मुर्तजा को जब दिल्ली, मुंबई या देश से बाहर फोन पर बात करना होता था, तब रहलत तैरान शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब ही होता है फ्लाइट। दूसरा शब्द अल जिहाद। मुर्तजा के माइंड वॉश के बाद किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी के बारे में बातचीत के दौरान अल जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। आतंकी शब्द का इस्तेमाल करते मतलब किसी आतंकी वारदात की तैयारी चल रही है। तीसरा शब्द समा। इसका मतलब होता है जन्नत या आसमान। समा शब्द आतंकी साजिश के दौरान तब इस्तेमाल में लाया जाता था जब किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मुर्तजा को उकसाना होता था। मुर्तजा की किताब में ये शब्द भी मार्कर से हाईलाइट मिला है। चौथा शब्द अब्दुल्ला। अरबी में अब्दुल्ला शब्द का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। मुर्तजा को जब उसका कोई साथी फोन करता या संदेश भेजता था, तब नाम की जगह अब्दुल्ला शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता था। मुर्तजा ने 5वां शब्द जो मार्कर से हाईलाइट किया हुआ था वो था दैफ, जिसका मतलब होता है मेहमान। मुर्तजा जब किसी आतंकी से मिलने जाता या कोई आतंकी मुर्तजा से मिलने आता था, तब दैफ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब मेहमान होता है। छठा शब्द बख्शीश, मतलब फंडिंग। आतंकियों को मुर्तजा से जब फंडिंग के बारे में बातचीत करनी होती थी, तब बख्शीश शब्द मैसेज किया जाता था। इससे मुर्तजा समझ जाता था कि बात फंडिंग को लेकर होनी है। सूत्रों के मुताबिक जांच से पहले ये बात सामने आ चुकी है कि मुर्तजा ने नेपाल के रास्ते पैसे सीरिया भी भेजे हैं। मुर्तजा की आतंकी साजिश का 7वां अरबी शब्द है बक अल फिराश, जिसका मतलब होता है खटमल। मुर्तजा और आतंकियों की बातचीत की भनक जांच एजेंसी या पुलिस को न लगे, इसके लिए खटमल को फटकने नहीं देना शब्द इस्तेमाल किया जाता था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा आईएसआईएस की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इतना ही नहीं, वो आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए सीरिया भी जाना चाहता था। साथ ही साथ उसने आईएसआईएस से जुड़े लोगों को चंदा भी दिया था। अब तक की जांच से इतना तो साफ है कि मुर्तजा के सिर पर न सिर्फ बगदादी का जादू चल गया था, बल्कि वो आतंक के इस मेगा प्लान का एक्टिव मेंबर भी बन चुका था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में सियासी बवंडर मचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपने असली कैरेक्टर यानी आतंकवाद से बाज नहीं आ रहा। आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने फिर से एक पुराना रूट खोल दिया है। बालाकोट में पाकिस्तान की बर्बादी को करीब 3 साल हो चुके हैं। तबाही के 3 साल बाद भी न पाकिस्तान का हाल बदला है और न ही उसकी आतंक वाली चाल बदली है। पाकिस्तान की आतंकी करतूतों की कहानी इस दस्तावेज में दर्ज है। खुफिया एजेंसियों को खबर लगी कि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक वाला रूट घुसपैठ के लिए दोबारा खोल दिया है। हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर पाकिस्तान सुधरना ही नहीं चाहता। कुछ दिन पहले ही जो खुफिया रिपोर्ट आई है, उनके मुताबिक
पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कश्मीर में आतंक मचाने के लिए जो नया अल नासिर नाम का ग्रुप बनाया है, उसके विदेशी आतंकवादियों को भारत भेजने के लिए बालाकोट रूट को फिर से खोल दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज ने ये कदम उठाया। एक दिन पहले भी जम्मू के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने हथियार का जखीरा जब्त किया है। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाक खुफिया एजेंसियों ने अल नसर नाम का एक संगठन बनाया है, जिसके 300 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। आतंकवादी कितनी भी तैयारी कर लें, भारतीय जवान उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमेशा की तरह मुस्तैद हैं। 2 साल पहले हुए दिल्ली दंगों का पोस्टर बॉय शाहरुख पठान तो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है और अब 2 साल बाद उसका आका बाबू वसीम भी पकड़ में आ गया है। गोली मार रहे हैं। 24 फरवरी 2020 दिल्ली के जाफराबाद से आई ये तस्वीरें दिल्ली दंगों की पहचान बन गई। 2 साल बाद फिर से ये तस्वीर चर्चा में आई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उस शख्स को अपने शिकंजे में ले लिया है जिसने दंगाई शाहरुख को ये पिस्तौल दिलाने में मदद की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शाहरुख के आका बाबू वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। बाबू वसीम दिल्ली दंगों का आरोपी है। बाबू वसीम पर आरोप है कि उसने गोली चलाने वाले शाहरुख सहित कई दंगाइयों को हथियार सप्लाई किए थे। बाबू वसीम हथियारों का कुख्यात सौदागर है। दिल्ली पुलिस ने बाबू वसीम से 1 पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस पिछले 2 सालों से बाबू वसीम की तलाश कर रही थी और आखिरकार अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की कोशिश रंग लाई है। अब बात करेंगे एक भ्रष्ट अधिकारी की। राजस्थान में जयपुर में घूसखोर अधिकारी का पर्दाफाश हुआ है। घूसखोरी से करोड़ों की संपत्ति जोड़ चुका ये अधिकारी राजस्थान सरकार के द्वारा सम्मानित भी हो चुका है। मशीन से नोटों की गिनती जारी है। आधे नोट गिने जा चुके हैं और आधे काउंटिंग के लिए कतार में हैं। आधी गिनती तक ही कार्टन फुल होने का संकेत दे रहा है और जब नोटों की गिनती पूरी हुई तो कैश का आंकड़ा 4 करोड़ पार कर गया। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कैश जयपुर में सुरेंद्र राठौड़ नाम के अधिकारी के घर से बरामद हुआ, जो राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण का अधिकारी है। आरोप है कि बायोफ्यूल कारोबारियों से लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर सुरेंद्र लाखों रुपए की घूस लेता था। ऐसे ही एक कारोबारी से सुरेंद्र ने 5 लाख रुपए की घूस मांगी थी। कारोबारी जब सुरेंद्र को 5 लाख रुपए घूस दे रहा था, तभी उसे एसीबी ने दबोच लिया। दफ्तर में सुरेंद्र की रिश्वतखोरी का पर्दाफाश हुआ तो एंटी करप्शन की टीम घर तक भी पहुंच गई और जब रेड पड़ी तो नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई। 4 करोड़ कैश के अलावा 2 मकान, एक फार्म हाउस और एक फ्लैट का पता चला। 4 लग्जरी कार और महंगी विदेशी शराब भी घर से बरामद हुई। घूसखोरी से करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर चुके सुरेंद्र के घर से बरामद हुई इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये सुरेंद्र की योग्यता का प्रमाण पत्र है जो ग्रामीण विभाग में उसके प्रशंसनीय काम के लिए मिला है। और दूसरी तस्वीर में सुरेंद्र राठौड़ सीएम अशोक गहलोत के साथ नजर आ रहा है, जो किसी सरकारी कार्यक्रम की भी हो सकती है। फिलहाल जांच जारी है। जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। फिर रोड रेज में पोते की हत्या कर दी गई, लेकिन जो दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ का नारा लगाती है, उसी पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। गला पकड़ा, अगमाई टक्कर में पोते फैक्ट्री में सिर में राड मारी। फूल सा बेटा मार दिया उन्होंने। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए मैडम, हमें न्याय चाहिए। हाथ में पोते की फोटो, सिर और चेहरे पर गहरी चोटें और आंखों में आंसू। इस घर का नन्हा चिराग विदित अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा परिवार सदमे में है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि विदित अब उनके बीच नहीं है।
दिल को झकझोर देने वाली ये कहानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की है। 6 साल का विदित अपने दादा के साथ पार्क में घूमने निकला। स्कूटी पर आगे विदित का 3 साल का भाई और पीछे विदित बैठा हुआ था। रास्ते में स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ। विदित के दादा और परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद बदमाशों ने उनके पोते की हत्या कर दी। आते गला पकड़ा, अगम आए टक्कर में पोते खींच ली, मैं सर में राड मारी, मैं बेहोश हो गया। मेरे पोते ने काफी दूर 15-20 फुट घिसट ले गए। कल बहू लड़का मांगे, मैं कहाँ से लाऊं, मैंने लटकना पड़ेगा फांसी पे। कहाँ से लाऊंगा मैं पोता? बताओ। परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है, लेकिन पुलिस ने केस को दुर्घटना की धारा 279/337 और लापरवाही से मौत की धारा 304A के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस केस में एक आरोपी को हिरासत में तो लिया है, लेकिन इस केस के चश्मदीद गवाह रहे प्रेम प्रकाश का बयान दर्ज नहीं हो पाया। पुलिस कहती करेंगे कार्रवाई, अभी कोई कार्रवाई नहीं। मेरे बयान भी नहीं लिए, अभी मेरे बयान नहीं लिए। थाने में बुलाया, मैं कहने लगा भी अभी नहीं, टाइम नहीं है। विदित के पिता मोहित दिल्ली के बाहर नौकरी करते हैं। उन्हें पड़ोसी से बेटे और पिता के एक्सीडेंट की खबर मिली। पिता का कहना है कि उनका किसी से लड़ाई झगड़ा तक नहीं हुआ था। लोगों को किसी पे शक है, किसी तरह की कोई दुश्मनी रही है? नहीं, हमारी कोई दुश्मन नहीं है जी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप? हमें न्याय चाहिए जी। विदित तो अब कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन परिवार चाहता है कि बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें न्याय मिले। लेकिन दिल्ली पुलिस का रवैया देखकर न्याय की उम्मीद कम ही लग रही है। आपको बता दें, बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, हिमाचल प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे कल से। और इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। कल शिमला में रोड शो भी करेंगे। और बीजेपी के लिए कहा जाता है कि 365 दिन 24/7 चुनाव मोड में ये पार्टी रहती है। और एक के बाद एक, जिस तरीके से 5 राज्यों में से 4 में चुनाव में जीत दर्ज की है बीजेपी ने, हौसले बुलंद। और अब हिमाचल प्रदेश जीतने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। ये चर्चा हवा में नहीं है, बहुत सारी वजह भी हैं। और भारत की बात में आज हम सारी वजहों का बारी बारी विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए हमारा ये विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के फैसले को गैर संवैधानिक बताते हुए उसे पलट दिया, लेकिन उनकी पार्टी मानने को तैयार ही नहीं है। यह है इमरान खान का पाकिस्तान, यह है कप्तान का पाकिस्तान। पार्टी कैसे मानेगी जब कप्तान के सिर पर ही अलग धुन सवार हो। पहले भी इमरान खान कह रहे थे कि आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी ट्वीट करके वही रटी रटाई बात दोहराई कि आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल का वक्त भी आ गया है। शनिवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग होनी है। ताजा पिक्चर के मुताबिक इमरान की पार्टी बहुमत से काफी दूर है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्षी खेमे का आसमान आतिशबाजियों के उजाले से भर गया है, जबकि विरोधियों की जमीन से लेकर आसमान तक मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अब चर्चा ये है कि हाथ से सत्ता निकलती हुई देखकर क्या इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे? क्या इमरान खान पाकिस्तान के उसी इतिहास को दोहराएंगे जो सालों से होता रहा है? और इस बात को वजन दे रही हैं इमरान की पूर्व पत्नी रेहाम खान। देखिए, इमरान खान को छोड़ना ही उनका बनता है, क्योंकि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आज पीटीआई क्योंकि पार्टी नहीं थी, इसका जनाजा निकला है। और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, आप देखेंगे वो कैसे नजरें फेरेंगे। तो इमरान के लिए तो बेहतर है कि वो मुल्क छोड़ दें। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मुल्क का उन्होंने खसारा किया है, जो मुल्क को उन्होंने तबाह किया है, उनको जाने नहीं दिया जाना चाहिए। उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि करप्शन की जो दास्तान है अभी तो खुली नहीं है। इमरान के पाकिस्तान छोड़कर भागने के कयासों के पीछे 5 वजह है जो इस चर्चा को वजन दे रही है। पहली वजह, इमरान की बीवी बुशरा की सहेली फरहा का मुल्क छोड़कर भाग जाना। दूसरी वजह, इमरान पर करप्शन की जांच की तलवार। तीसरी वजह,
इमरान के करीबियों का मुल्क छोड़कर जाना। चौथी वजह पाकिस्तान में भागने का इतिहास। पांचवी वजह देश से धोखे के आरोप की जांच। बारी बारी से इन 5 वजहों का विश्लेषण होगा, तो शुरू करते हैं। पहली वजह बुशरा बीवी की सहेली का भागना। टीवी स्क्रीन पर मौजूद चेहरे का नाम फराह खान है, जिन्हें पाकिस्तान में फरहत शहजादी के नाम से भी जाना जाता है। फराह खान का ताजा स्टेटस ये है कि वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई भाग चुकी हैं। रविवार को इमरान खान ने नेशनल असेंबली भंग की और फराह खान तुरंत दुबई के लिए रवाना हो गई। दावा है कि फराह को पाकिस्तान की सरकार की शह पर फरार करवाया गया है। दरअसल इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीवी की बेहद करीबी सहेली है फराह खान, जो हर जगह उनके साथ साईं की तरह मौजूद रहती थी, और यही फराह खान पाकिस्तान में विपक्ष के आंदोलन का चेहरा बन गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर 600 करोड़ के रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। मरियम नवाज शरीफ का आरोप था कि पाकिस्तान के पंजाब में बुशरा बीबी की दोस्त को करोड़ों के रिश्वत दिए बगैर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो ही नहीं सकती थी। हालांकि फराह ने आज पहली बार सामने आकर चुप्पी तोड़ी और ट्विटर पर लिखा, मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करती हूँ। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और न ही मैंने सरकारी मामलों में दखल दिया है। मेरे चरित्र पर गंदा कीचड़ फेंकने वालों की अपनी बहनें और बेटियां हैं। मेरे पति पहले ही मेरे कारोबार के बारे में बता चुके हैं। खुदा के लिए मुझे और मेरे परिवार को इन अफवाहों से नहीं जोड़ें। दूसरी वजह इमरान पर करप्शन की जांच की तलवार। फराह खान उर्फ फरहत शहजादी के पाकिस्तान छोड़ने के बाद ही विपक्ष ने इमरान को घेरना शुरू कर दिया था। दरअसल फराह खान तो चेहरा है, और इसी चेहरे के जरिए पाकिस्तान का पूरा विपक्ष इमरान खान को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट इमरान का फैसला पलट चुका है। अब इमरान के सत्ता से बाहर होने और विपक्ष के सत्ता में आने का रास्ता साफ हो चुका है। ऐसे में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बनते ही इमरान से भ्रष्टाचार के आरोपों का हिसाब मांग सकते हैं, और इससे बचने के लिए इमरान मुल्क छोड़कर भाग सकते हैं। तीसरी वजह इमरान के करीबियों का मुल्क छोड़कर जाना। तो इमरान खान के मुल्क छोड़कर जाने की चर्चा के पीछे तीसरी वजह यह है कि सिर्फ उनकी पत्नी की दोस्त फराह खान पाकिस्तान से नहीं भागी, बल्कि उनकी पार्टी पीटीआई के कई नेताओं के भी पाकिस्तान छोड़कर भागने की खबर है। और वक्त बदलने पर करीबी कैसे बयान बदलने और पलटने लगते हैं, इसकी मिसाल आज इमरान खान के अजीज मंत्री, पाकिस्तान में गृह मंत्रालय की कमान संभालने वाले शेख रशीद ने दी। चौथी वजह पाकिस्तान में भागने का इतिहास। पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी पर बैठने वालों के मुल्क छोड़कर भागने का इतिहास रहा है। 1984 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ब्रिटेन चली गई थी। साल 1999 में बेनजीर दुबई में थी और पाकिस्तान लौटने से इनकार कर दिया था। बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इसी तरह नवाज शरीफ भी 2 बार मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। साल 2019 में भ्रष्टाचार के आरोपों पर ट्रायल से बचने के लिए नवाज शरीफ लंदन गए थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे जनरल परवेज मुशर्रफ 2009 में मुल्क छोड़कर चले गए थे। और अब खबर ये है कि पाकिस्तानी सेना के निर्देश पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इमरान खान और उनके सहयोगियों का काला चिट्ठा तैयार करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, उस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायलॉग पाकिस्तानी फौज द्वारा लिखे गए हैं। इसके अंतिम स्क्रिप्ट के तहत इमरान और उसके सहयोगियों को जेल भेजने का एपिसोड तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज ने खुफिया एजेंसी ISI को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इमरान खान और उसके सहयोगियों के काले धन और उनकी जायदादों का काला चिट्ठा तैयार किया जाए। इसमें उसके शासन काल में हुए घोटालों का तड़का लगाया जाए, जिससे जेल जाने का दरवाजा खुल सके। ISI ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पांचवी वजह देश से धोखे के आरोप की जांच।
इमरान खान के देश छोड़ने के पीछे पांचवी और सबसे अहम वजह है देश से धोखा करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान के संसद भंग करने को असंवैधानिक बताया है। अब विपक्ष आर्टिकल 6 के तहत इमरान ब्रिगेड के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। पाकिस्तान के संविधान में आर्टिकल 6 देशद्रोह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात करता है और इसके लिए उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान है। हालांकि इमरान खान जिस तरह से टीवी इंटरव्यू में बातें कर रहे हैं और उनकी पार्टी जैसे बयान दे रही है, उसे देखकर लगता नहीं कि वो आसानी से तय प्रक्रिया को मानने वाले हैं और इसीलिए पाकिस्तान के जानकार भी कह रहे हैं कि ये इमरान खान हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लगा होगा कि ऐसी क्या 5 बड़ी वजह हो सकती हैं कि इमरान खान अपना देश पाकिस्तान छोड़कर भाग सकते हैं। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। इमरान खान को एक और बड़े झटके की ये खबर। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी की पार्लियामेंट्री बैठक में 155 में से सिर्फ 98 सांसद ही पहुंचे। सूत्रों का दावा है कि इमरान खान की पार्टी के ज्यादातर सांसद सामूहिक इस्तीफे के खिलाफ हैं। दावा है कि इमरान खान पूरी पार्टी के साथ इस्तीफे की तैयारी में है। हालांकि आज देश के नाम संबोधन होना है और ये माना जा रहा है कि इसमें वो इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन बड़ी अपडेट इस समय का यह है कि पार्लियामेंट्री बैठक में 155 में से सिर्फ 98 सांसद ही पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या मायने निकाले जाएं? विपक्ष तो पहले से खिलाफ था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया इमरान खान के खिलाफ असेंबली बहाल करके, और अब खुद उनकी पार्टी के सांसद नहीं पहुंचे पार्लियामेंट्री बैठक में। जी हाँ, बिल्कुल उनकी पार्टी में ये फूट पड़ चुकी है। लगातार खबर शोभना हम सुबह से दिखा रहे हैं कि 70 के करीब ऐसा हम मान के चल रहे थे, जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली थी। इनकी पार्टी के सांसद नहीं देना चाहते इनके कहने पर इस्तीफा। और बड़ी बात यह हुई कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग ली इमरान खान ने, उसमें 155 जो पीटीआई के सांसद उनमें से सिर्फ 98 पहुंचे थे। और हमें सोर्सेस से इस बात की जानकारी कि इसमें से ज्यादातर सांसद इस्तीफा देने के पक्ष में नहीं थे। और इसी वजह से शोभना इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान ने भी शायद उस बैठक में कहा है कि इस्तीफा शायद वो न दें। हालांकि इस पर सस्पेंस अभी कायम है और उनके एड्रेस में पता चलेगा। लेकिन ये बड़ी खबर है कि पीटीआई में फूट पड़ चुकी है और 155 में से सिर्फ 98 सांसद ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में पहुंचे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह दे रहे हैं कि पीटीआई में यानी इमरान खान की पार्टी में फूट पड़ चुकी है। 155 में से सिर्फ 98 सांसद ही पार्लियामेंट्री बैठक में पहुंचे, यानी इमरान खान के साथ खुद उनके सांसद नहीं है। अब इंतजार कि इमरान खान अपने देश को संबोधित करें और तब पता चले कि वो क्या चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।